हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 9 पूरा कंप्लीट करवा दिया था और आज इस क्लास में उससे आगे का जब चैप्टर है आपका चैप्टर 10 उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका चैप्टर का क्या नाम है, समानांतर चतुर्भुज। तो भाई हम पहले जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज हम जानते हैं कि चतुर्भुज का बात करते हैं तो आकृति आप बोलेंगे चतुर्भुज नाम में ही छुपा हुआ है। चतुर्भुज तो चार भुजा से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ABCD, तो ये हो गया। तो अगर हम की परिभाषा की बात करें चतुर्भुज में, सबसे पहली बात जो हमने शुरू किया चतुर्भुज की परिभाषा की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। पहली बात तो आप क्या लिख सकते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये तो भाई बच्चे में ही पढ़े हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस परिभाषा को इस पिक्चर से ही हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे भाई, और इसे विस्तार में भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपका चार बिंदु है, यदि चार एक तलीय बिंदु, एक तल में अलग अलग है, एक तलीय बिंदु ऐसे हो कि उनमें कोई भी तीन बिंदु संलेख में ना हो और जो आपका रेखाखंड है, रेखाखंड AB और रेखाखंड यहाँ पे देखिए, यदि चार एक तलीय बिंदु के बाद आप नाम लिख लीजिए, बिंदु ABCD, ठीक है। ऐसे हो कि उनमें कोई भी तीन बिंदु संलेख में ना हो और रेखाखंड AB BC CD और DA अपने प्रांत बिंदु, कहने का मतलब अंत बिंदु, प्रांत बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करे। तो इन चारों रेखाखंड से मिलने वाली आकृति प्रतिच्छेद करे। तो इन चारों रेखाखंडों इन चारों रेखाखंडों को मिलाने से बनी आकृति ही चतुर्भुज कहलाती है। तो कोई दिक्कत होगा, देखो हमने इसी से कहलाती है, इसी फोटो से ही हमने इस परिभाषा को लिखा। वो कैसे, हमने एक तलिया में चार बिंदु ABCD ले लिया, ठीक है। उनमें हमने बात क्या की कि कोई भी तीन बिंदु संलेख ना। अब संलेख क्या होता है भाई, आपको पता है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही दिशा में हो या एक ही लेखा पे हो, कह सकते हैं कि एक ही दिशा में, मान लो कि एक लेखा पे तो बहुत से बिंदु होते हैं, एक ही दिशा में तो तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही दिशा में हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं संलेख बिंदु। और संलेख जब तीन या तीन से अधिक बिंदु जो होता है एक दिशा में ना हो तो वो हो जाता है असंलेख। तो यहाँ पे संलेख बिंदु की मैंने बात की कि संलेख बिंदु ना हो, तीन बिंदु संलेख में ना हो, नहीं होना चाहिए क्योंकि हम चतुर्भुज बना ले। आपको कोई दिख रहा है कि तीन बिंदु एक संलेख में? अगर हम तीन बिंदु एक संलेख में लेते हैं, चौथा बिंदु कहाँ लेते हैं भाई, मान लो यहाँ ही लेते हैं, तो ये तो हमारा एक त्रिभुज जाके बनता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो और रेखाखंड की बात की मैंने,
ए बी, बी सी, सी डी और डी। कहाँ कट रहा है? ये अपने प्लांत बिंदु पे, ये अंत बिंदु जो था उसी पे तो कट रहा है, उसी पे प्रतिच्छेद करे। तो इन चारों रेखाखंडों को मिलाने से जो हमें आकृति मिली है वो हमारा कहलाता है चतुर्भुज। ऐसे हमने सिंपल में बोला था, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। बट अगर हमें इसे थोड़ा सा चाहे विस्तार में लिखना हो तो आप तोड़ फोड़ के लिख सकते। क्या हमने लिया? चार बिंदु, और ये पिक्चर में ही आपको दिख रहा है, एक तलीय चार बिंदु और ऐसे लिए हैं कि तीन उनमें संलेख ना है। उसके पश्चात जो रेखाखंड है वो अपने अंत बिंदु या फिर जो भी बिंदु था जिससे अपने रेखा जो बिंदु था उस पे ही प्रतिच्छेद कर लिए, मतलब एक दूसरे को काट लिए। पहले बीच में काटिए क्या? नहीं, जो बिंदु लिए उसी पे देखिए अंत बिंदु पे, यहाँ पे प्लांत कहने का मतलब एंड पॉइंट, अंत बिंदु पर क्या कर लिए? प्रतिच्छेद कर लिए। तो यही जो चारों रेखाखंड है, इन चारों रेखाखंड या भुजाओं से भुजाओं को मिलाने से जो बनी आकृति वो आपका क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो यहाँ पे जब मैंने मिलाने की बात कर दी तो आप चार रेखाखंड ही लाने दीजिए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है परिभाषा। अब एक चतुर्भुज लेते हैं। एक चतुर्भुज में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक चतुर्भुज में क्या क्या आपको दिख रहा है? अगर हम बात करते एक चतुर्भुज में कितने भुजें होते हैं, भुजा की बात करते तो भुजा कितना है? भुजा आप कहेंगे भाई एक तो ए भी बन गया, 1 2 3 4। इस चतुर्भुज की बात करें तो 4 भुजा, ऐसे तो 4 ही भुजा होते हैं ना, 4 भुजा। और कौन कौन नाम बोले तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और ए डी मतलब डी ए लिख देती हूँ, ठीक है। तो 4 भुजा हो गया। उसके पश्चात की बात करते भाई सिल्स। सिल्स कितने हैं? सिल्स कहने का मतलब जहाँ दो भुजा आके क्या कर रहा है? काट रहा है, तो ये आपके सिल्स बन गए। फिर यहाँ से ये दो भुजा इधर से ये दो भुजा काट रहा है तो ये सिल्स बन गए। फिर आपके यहाँ से ये दो भुजा यहाँ से दो भुजा काट रहा है तो ये आपके सिल्स बन गए। फिर यहाँ से ये दो भुजा और ये दो भुजा काट रहा है तो ये आपके सिल्स हो गए। तो अगर सिल्स का परिभाषा भी आप लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी, जहाँ दो भुजा चतुर्भुज में लिख लीजिए, चतुर्भुज कर लेना। चतुर्भुज में जहाँ दो भुजा मिलती है वही सिल्स कहलाता है। तो आपके ये जो जो चतुर्भुज बनी इसमें कितने सिल्स होंगे? आपका 1 2 3 4। तो आपके सिल्स की संख्या 4। और कौन कौन? एक तो सिल्स ए बन गया, दूसरा सिल्स बी बन गया, तीसरा सिल्स सी बन गया और चौथा सिल्स डी बन गया, ठीक है। तो ये आपके होते हैं सिल्स। आगे देखते हैं भाई, तो सिल्स हो गया, भुजा हो गया, अब बचा कोण। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है, 4 भुजा से बनी आकृति। तो अब बात होती है इसमें कोण देखते हैं भाई, कोण कितने हैं। तो पहली बात आप समझिए कि कोण किसे कहते हैं। तो कोण भाई किसे कहते हैं? तो दो भुजाओं के बीच के झुकाव को ही हम एक जो बिंदु होते उनसे निकले दो भुजाओं या दो रेखाखंड उनके बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु ए लिया, इससे यहाँ पे एक भुजा निकला, एक यहाँ भुजा निकला, इनके बीच का जो झुकाव हो गया ये आपका क्या कहलाएगा? कोण। तो अगर कोण की परिभाषा लिखना है तो लिख दीजिए, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, हम यहाँ पे किरणें लेके चले। अगर हम साइड में ऐसे कोण बनाए तो हमारा किरणें हो जाएगा, इधर बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें लेके चले चतुर्भुज में तो हम किरणें ना दे के भुजा दे देते हैं, ठीक है। तो दो भुजा के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज में क्या कितने कोण हैं? एक तो यहाँ से निकला इस साइड, एक यहाँ से निकला इस बिंदु से इस साइड, इसके बीच का झुकाव कोण हो गया। एक इस बिंदु से इस साइड, इसके बीच का झुकाव हो गया। एक यहाँ से निकला इस साइड और इसके बीच का झुकाव। कहने का मतलब आपके कितने कोण हो गए? 4 कोण हो गए। और 4 कोण का नाम बोले तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी हो गए। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बीच में ए को दिखाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण डी ए बी। फिर कोण हो जाएगा आपको, मान लीजिए बी को दिखाना है तो ए बी सी, फिर सी को दिखाना है तो कोण बी सी डी, फिर डी को दिखाना है तो कोण सी डी ए। तो इस प्रकार से आप इसे लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो
आपका अगर सिंपल में पूछे कि एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष की संख्या होती है 4। उसके पश्चात भुजा की संख्या कितनी होती है, तो भुजा की संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है। और कोण की संख्या कितनी होती है, तो कोण की संख्या भी 4 होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब होता है विकर्ण या विकर्ण। पहली बात तो आप समझना है आपको विकर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी भुजा थी, ये शीर्ष थी, ये कोण थी। अब होती है बात विकर्ण की। तो विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम्मुख शीर्ष, ये जो शीर्ष है और इसके सम्मुख शीर्ष ये हो गया, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये आपका क्या कहला गया, विकर्ण कहला गया। तो कहने का मतलब आपका विकर्ण क्या हो गया। चतुर्भुज में अगर बात करें तो चतुर्भुज में सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड जो है ये आपका शीर्ष चतुर्भुज में सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है विकर्ण कहलाती है। ठीक है, विकर्ण कहलाती है। अब यहाँ पे बात होती है विकर्ण कहलाती है। तो अब चतुर्भुज में देखिए, एक तो ये था, तो ये इसको मिला के एक विकर्ण, फिर ये इसको मिला के एक 2 विकर्ण बने। तो विकर्ण की संख्या अगर आपको सिंपल से पूछे तो कितने हो जाएंगे, 2। तो आपको एक चतुर्भुज में आपको 4 चीज सीखने को मिले, क्या, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण, बट 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा भी पूछा जा सकता है भाई, कभी सिंपल में भी निकलना पड़ता है, कभी आपको पूछेगा सवाल तो सवाल पे। चलिए, तो अब बात होती है हम चतुर्भुज सीख लिए, हम पढ़ने वाले हमारे चैप्टर का नाम पे आते हैं। अब चैप्टर का नाम होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो भाई चतुर्भुज से ही हमने बोला था कि आगे बढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज पे। तो हमने चतुर्भुज सीख लिया, चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं वो जान लिया। तो अब चलते हमारा जो होगा, चलेंगे, थोड़ा दिल वेट करिएगा, लेकिन नाम सुन लीजिए, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे हम विशेष प्रकार की चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। तो विशेष प्रकार चतुर्भुज के पहले हम बात करने से उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हम बात किए थे, यहाँ पे देखिएगा चतुर्भुज में सम्मुख शीर्ष। तो बात यहाँ पे हमने शीर्ष को सम्मुख शीर्ष से जोड़ा। फिर कभी कहते हैं सम्मुख भुजा, कलमागत भुजा, तो ये क्या होती है अब उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो आप इस सबको उतार लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं उतार लें तो ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस को खाली करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, ध्यान से देखिएगा। अब चतुर्भुज के भुजा, युग्मों और कोणों के संबंधों के नाम की जानकारी, मतलब कि चतुर्भुज बनाते। चलो देखिएगा, ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, कैसा भी बनाइए ये भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हम अपना जो पढ़ने वाले उस पर नहीं पहुँचे, थोड़ा सा पहले छोटी मोटी जो बात होती है उसको जानना जरूरी होता है, तब हम अपना जो बात है उस पर जानेंगे। ठीक है, तो मैंने एक चतुर्भुज लिया, ये ABCD। ठीक है, अब इसमें हम बात करते भाई, ये अगर मुझे दिखाना है ये भुजा की ये भुजा, तो हर हमेशा बोलना DC के सामने वाली भुजा AB, ऐसे बोलना तो कुछ अजीब लगते। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं कि चतुर्भुज के भुजा युग्मों को कुछ लेकर कि भुजा के युग्म लेंगे, ये भुजा, फिर ये भुजा, ये भुजा, तो युग्म लेंगे। अब युग्म मतलब आपको पता चल गया होगा कि पेयर ले लें, मतलब जोड़ा। फिर कोणों का भी देखेंगे, तो इस बात पे हम चलते हैं भाई। इसी में देखिए हम बात करते हैं सम्मुख भुजा, और किस में बात कर ले, चतुर्भुज में। ठीक है, तो सम्मुख भुजा की बात करते हैं। तो सम्मुख भुजा पहली बात समझ लीजिए किसे कहते हैं। सम्मुख भुजा, मान लीजिए मैंने ये भुजा लिया, सम्मुख मतलब सामने, तो इसके सामने वाली भुजा आपको क्या दिख रहा है, AD के सामने वाली भुजा BC। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा की पहली परिभाषा जान लेते हैं। तो चतुर्भुज में वे 2 भुजा जो प्रतिच्छेद निकलती है। चतुर्भुज में दो भुजा जो आपस में प्रतिच्छेद निकलती, आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, वह सम्मुख भुजा कहलाती है।
सम्मुख भुजा कहलाती है। कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए चतुर्भुज में वे दो भुजा रहते जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते। तो आपस में मैंने बोल दिया है, जैसे कि मैंने AD का सम्मुख मैंने BC लिया। क्या AD और BC किसी प्रकार से एक दूसरे को अपने आप में काट रही है? नहीं काट रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सम्मुख भुजा हो गया, तो सम्मुख भुजा का अगर हम युग्म में लिखें तो एक तो हो गया आपका AD, BC। तो सम्मुख भुजा का एक युग्म बन गया है आपका सम्मुख भुजा का एक युग्म, ठीक है, एक युग्म। और देखिए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अगर दूसरा युग्म की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई आपका AB, CD। ये क्या आपका, ये जो है एक सम्मुख भुजा का युग्म है। कहने का मतलब AD का सम्मुख BC या फिर BC का सम्मुख AD, और AB का सम्मुख CD या फिर CD का सम्मुख AB कह सकते, ठीक है। अब सम्मुख भुजा हो गया, फिर चलते हैं सम्मुख कोण में, सम्मुख भुजा में लेके चलते कलमागत भुजा, जिसे आप कलमागत भुजा कहते हैं या संलग्न कहते हैं ना, संलग्न भुजा भी कहते हैं, ठीक है, संलग्न भुजा। तो अब बात होती है कि कलमागत भुजा या फिर संलग्न भुजा किससे कहते हैं। तो यहाँ पे पहले पिक्चर से देख लीजिए। संलग्न मतलब कुछ जुला के टाइप में सेंस आती है। तो जैसे कि ये भुजा है और ये भुजा, आपको क्या दिख रहा है, जुल्ला, यहाँ पे जुल्ला है ना। तो कहने का मतलब चतुर्भुज की वे दो भुजा जो आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिंपल सी चतुर्भुज के वे दो भुजा जो आपस में प्रतिच्छेद करती है, आपस में प्लांत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब बात करते हैं भाई, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि चतुर्भुज की वे दो भुजा जो आपस में प्रांत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि AD यहाँ पे अपने प्रांत बिंदु यहाँ पे DC पे क्या प्रतिच्छेद की ना। तो अगर हम इसकी बात करते युग्म में लिखे तो कलमागत या संलग्न कलमागत भुजा का युग्म में चले तो देखिए फर्स्ट युग्म अगर हम बात करते हैं कि AD लिख सकते हैं CD, एक युग्म बन गया। दूसरा युग्म की बात करें तो दूसरा युग्म मतलब जोला देखे तो एक ये बना लेते हैं, मतलब CD, और ये बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चले ये और यहाँ से चले ये भी तो प्रतिच्छेद कर रही है, कहने का मतलब BC। फिर बात करते तीसरा की। तीसरा में देखिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे लेते, इसको यहाँ पे लेते, तो कहने का मतलब देखिएगा BC तक हो गया था, चलो कोई बात नहीं, ये और ये हो गया आपका, कहने का मतलब ये फिर ये हो गया, ये फिर ये हो गया, अब ये और ये ले लेते, ठीक है। तो BC और AB हो गया। और चतुर्थ की बात करें मतलब चौथा आपका AB और AD हो गया। तो AB और AD, तो अब ये मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा, आप कैसे भी लिख सकते, बट मैं दिखा रही हूँ कि ये एक युग्म है। कहने का मतलब AD और CD जो है एक कलमागत भुजा है। कहने का मतलब ये दो भुजा जो हैं आपस में क्या कर रही है, संलग्न हो रही है, कहने का मतलब प्रतिच्छेद हो रही है। फिर यहाँ पे देखिए CD और BC, फिर BC और AB, फिर AD और AB। अब यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि सम्मुख भुजा और कलमागत भुजा आपको पहचानने को भी देखिए AD यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि चतुर्भुज मैंने लिया था, ठीक है। मैंने जब सम्मुख भुजा की बात की तो AD और BC, तो इसके शीर्ष जो हमने लिखा A फिर D फिर B और C, आपको AD और BC में कोई कॉमन है नहीं है। बट अगर हम संलग्न में आते हैं तो वही तो हुआ संलग्न, जहाँ कट रहा है, जो कट रहा है वो तो दोनों में आता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें भी AD इसमें भी CD, कहने का मतलब D इसमें भी है
डी इसमें भी है, फिर सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो अगर आपको कोई युग्म देता है, जैसे कि मान लो कि ए बी और सी डी, या फिर मान लो ए बी सी डी तो चल ही रहा है, पी क्यू और क्यू आर, आपसे पूछेगा ये क्या है, संलग्न भुजा का युग्म है या फिर सम्मुख भुजा का युग्म है। तो भाई आपको दिख रहा है क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, इसका मतलब एक बिंदु है जो कि काट लिए दोनों को, ये सम्मुख भुजा नहीं बल्कि संलग्न भुजा, कहने का मतलब कलमागत भुजा का है। अगर आपको कहे कि पी क्यू और आर एस देते हैं तो भाई आपको दिख रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कॉमन वाला है, इसका मतलब कहाँ पे भी नहीं काट रहा है, तो ये किसका आपका हो गया, सम्मुख भुजा, ना कि संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का नहीं बल्कि सम्मुख भुजा का होता है, ठीक है। तो ये आपका चला था भुजा में। इसी प्रकार अब हम जो चलने वाले हैं वो होगा कोण में। तो कोण में बात कर लेते, पहले सम्मुख कोण, सम्मुख कोण की बात कर लेते, ठीक है। अब चलते हैं सम्मुख कोण क्या होता है। तो जैसे कि सम्मुख मतलब सामने, कोण आप लेंगे, सिंपल सी बात होती है, जो चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली मतलब बनाने वाली जो भुजा है उनमें एक भी उभयनिष्ठ ना हो। जैसे कि देखिए पहले लिखती हूँ, चतुर्भुज, चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित, या फिर आप बनाने वाली भुजा भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतरित करने वाली भुजा, जिनको चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाले भुजा में से, भुजाओं लिख दीजिए क्योंकि तो ज़्यादा हो जाएगा ना, भुजाओं में से कोई उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना, कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो। यहाँ पे देखिएगा तो वो क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आते, मान लो कि कोण को ए को बनाने वाला आपका था एक ये, देन ये, और इसका सम्मुख सीधा इसी एंगल से सामने देखो तो आपको सी दिख रहा है। अब सी को बनाने वाला देखो, ए को बनाने वाला कोण भुजा कौन आया था, ए बी आ गया था और यहाँ पे ए डी आ गया। अगर हम इसका सम्मुख यहाँ से हम इस एंगल से यहाँ पे देखते हैं तो सी को बनाने वाला हमको भुजा मिलता है सी बी और सी डी। क्या इस दोनों में आपको कोई उभयनिष्ठ है, कोई दोनों में ऐसा भुजा है जो दोनों में आ रहा है, नहीं है ना, तो वो होते सम्मुख कोण। जैसे कि अगर युग्म में लिखे तो युग्म में देखिए, एक सामने देखा तो सी दिख गया, तो ए कोमा सी एक युग्म है किसका, कोण लिख दीजिएगा, कोण ए कोमा कोण सी। फिर देखिएगा तो इसका मतलब है कोण ए के सामने कोण सी है, कोण सी के सामने कोण ए है। फिर देखिए कोण बी और कोण डी, कहने का मतलब क्या है, कोण बी के सामने डी है, कोण डी के सामने बी है। तो इस प्रकार से हमारा युग्म बनता है। अगर तो यहाँ पे तो ये बात हो गई भाई, ठीक है। चलिए सम्मुख कोण हो गया। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके सम्मुख कोण के युग्म कितने बने, 2 बने। अब उसको उलट के लिखेंगे सी है, भाई एक ही बात हो रही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये हम इसलिए कर ले कि जो हम आगे का जो स्पेशल जो मैंने बात की थी कि विशेष प्रकार के चतुर्भुज की बात करेंगे, उसकी परिभाषा में हम इस सब के शब्द का उपयोग करेंगे, और इस सब शब्द का जब उपयोग करेंगे उसे मतलब डिफिनेशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो ये सब जानना तो जरूरी होता है भाई, तब तो आगे हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब होता है सम्मुख कोण हो गया। इसी प्रकार कलमागत कोण, या फिर आप जो कहते हो शायद आसन्न कोण। हाँ, आसन्न कोण, आसन्न कोण पिछले वाले में भी मैंने बताया था, ठीक है। आसन्न कोण, तो पिछले वाले मतलब कि ऐसे कोण में सिंपल चले थे, तो कोण में चले थे तो भाई वे दो कोण मतलब कि जिसको बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा क्या होती थी, कॉमन होती थी ना, मतलब कह सकते उभयनिष्ठ होती थी। और इसी को जब ये बाकी बचे 2 भुजा को सीधा विपरीत कर देते थे तो वो बन जाता था आपका लैखिक योग से 180 डिग्री योग हो जाता था। बट अभी हम इसकी बात नहीं कर ले, अभी हम चले चतुर्भुज में। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज के वे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनको बनाने वाली भुजाओं में से कोई एक क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। जैसे कि मैं पिक्चर के अनुसार आपको बताऊं, पहले मैं भाषा लिख देती हूँ, ठीक है। चतुर्भुज के
के कोण वे दो कोण जिनको बनाने वाली भुजाओं में से कोई भुजा अभ्यनिष्ठ होती है, ये भी ठीक है। चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको बनाने वाली भुजाओं में से बनाने वाली भुजाओं में से कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो मतलब दोनों में हो, ठीक है, उभयनिष्ठ हो, उससे हम क्या कहते हैं, कलमागत कोण या आसन्न कोण कहते हैं। उसे हम आसन्न कोण या फिर कलमागत कोण कहते हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने भाषा में लिखा है चतुर्भुज के वे दो कोण, चतुर्भुज आकृति पकड़ लिए, उसके दो कोण पकड़ना है, कोई बात नहीं, जिनको बनाने वाली भुजा क्या हो, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। मान लो कि मैंने कोण ए को पकड़ा, ठीक है, कोण ए और कोण बी को पकड़ती हूँ, तो कोण ए को बनाने वाली भुजा यहाँ पे देखिएगा ए बी और ए डी था, ठीक है, और मैं कोण बी पकड़ती हूँ तो कोण बी को बनाने वाली भुजा ए बी और बी सी है। तो इसमें आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है ए बी, तो इसको बनाने वाली भुजा में से एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो वो कौन क्या कहलाते हैं, आपके कलमागत कोण कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसके युग में लिखना हो तो मतलब पेयल में लिखना हो तो एक तो हो गया आपका ए कोण बी, तो कोण ए कोण बी, फिर देखिएगा कोण बी यहाँ पे देखिएगा इसको बनाने वाली ये, फिर सी को बनाने वाली ये, तो ये दोनों में आ गया कोण बी कोण सी। फिर देखिएगा अब देखिएगा कोण सी को बनाने वाली ये भुजा और कोण डी को बनाने वाली फिर ये भुजा दोनों में आ गई, तो कहने का मतलब कोण सी कोण डी और फिर कोण डी को बनाने वाली भुजा देखिएगा ये, मतलब ये भुजा और ये दो बना रही थी कोण डी को, और ए को बनाने वाली ये और ये, मतलब ये दोनों में आ गया, तो कोण डी ये हो गया, और इसे यहाँ पे लिख देती हूँ कोण डी कोण ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो होते हैं क्या होते हैं, कलमागत कोण के ये युग मैंने लिख दिया। कहने का मतलब है अगर मैंने ए और बी लिखा और कलमागत कोण लिखा, इसका मतलब है ए को बनाने वाली भुजा और बी को बनाने वाली भुजा में एक भुजा जो है उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये बात क्या होते खत्म होते। इसमें अब हम जाके अगर हम विकर्ण की परिभाषा थोड़ी देर पहले लिखे थे, अगर मैं अब लिखूँ विकर्ण की परिभाषा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा विकर्ण, तो अब मैं बात करती हूँ विकर्ण किसे कहते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, बट अब मैं बात करूँ इसकी परिभाषा के साथ क्या, चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड। तो अब आपको पता चला कि सम्मुख शीर्ष, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये बात तो समझ में आ रही ना कि ये शीर्ष है तो इसका सम्मुख ये हो गया, या फिर हम सम्मुख कोण को, तो कोण तो अच्छा नहीं लगेगा, सम्मुख शीर्ष लाने दो। तो चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, रेखाखंड विकर्ण कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके चतुर्भुज के भुजा और कोण में क्या संबंध होते हैं, कैसे कहाँ पे क्या बोलना है, ये बात समझना था। तो इसी के साथ आपका ये बात भी क्या होता है खत्म होता है। तो अब जो हम करने वाले, जो मैंने बीच में बोला था आपको क्या, यहाँ पे हम करेंगे कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कौन सी बात करने वाली। तो अब देखिए जो हमारी बात होती है, हमारा चैप्टर का नाम था समानांतर चतुर्भुज, उसी का मैंने बात की थी कि यहाँ पे चतुर्भुज की तो मैंने छोटी छोटी सी जो बात थी वो सब तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो जो मैंने बात की थी, यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज की बात करेंगे या। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं होता है एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, दूसरा समानांतर चतुर्भुज जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, तीसरा आयत रेक्टेंगल, समचतुर्भुज लंबस एंड वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो इस सब की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं समलंब चतुर्भुज से। समलंब चतुर्भुज, तो मैं पहले इसको आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाती हूँ, इसका पिक्चर देखेंगे खुद इसका परिभाषा बन जाएगा, ठीक है।
तो इसमें जो होता है समलंब चतुर्भुज में ये आपका होता है समलंब चतुर्भुज ABCD। अब यहाँ पे देखिए मैं परिभाषा लिखती हूँ। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समानांतर हो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट नंबर था, तो ये फर्स्ट नंबर का। अब बात होती है क्या, मैंने लिखा हुआ चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समानांतर हो। तो अब मुझे आप बताइए, ये जो मैंने चतुर्भुज बनाई इसमें आपको कौन सा जो भुजा का सम्मुख भुजा का युग्म है। तो पहली बात आपका सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख ये बनता है, इसके सम्मुख ये, तो ये समानांतर तो है नहीं, तो बचा कौन ये। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर एक भुजा सम्मुख भुजा का एक युग्म, जो कि मैं युग्म ले रही हूँ AB समानांतर है CD। और आपका सम्मुख भुजा के युग्म की बात करें तो आपका एक होता है AB, CD, दूसरा होता है AD, BC। और इसमें एक ही युग्म है जो कि समानांतर है, तो एक युग्म आपका तो ये तो ऐसी जगह तो कट ही देगा, बट बाकी बचा AB और CD। तो ये क्या होंगे आपके समलंब चतुर्भुज, जिससे आप इंग्लिश में कहते हो ट्रैपेजियम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो अलग हटके ही चतुर्भुज है ना। आगे है आपका दूसरा, मैंने बात की असमानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज देखिए, समानांतर चतुर्भुज, अगर हम समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो देखिएगा वह चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज। देखिएगा ये मैंने बनाया आपके लिए एक समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज मैंने परिभाषा में लिखा है कि समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समानांतर हो। जैसे मान लो ABCD। ठीक है, अब ABCD मैंने लिया एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें आपका कहता है सम्मुख भुजा आपका कौन कौन सा युग्म बना हुआ है। तो एक तो बना हुआ है AD, BC, दूसरा बना हुआ है AB, CD। अब ये कहता है इसका प्रत्येक युग्म आपस में क्या है, समानांतर है। तो कहने का मतलब AD समानांतर है BC का, AD समानांतर है BC का, एंड AB जो है वो समानांतर है CD का। ये बात से होता है आपका क्या, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये था आपका समानांतर चतुर्भुज, जो कि आपका चैप्टर का नाम है। तो अब जाके आया आपका समानांतर चतुर्भुज। चलिए आगे देखते, आगे का बात जो होता है आपका है 3 में, देखिए आयत। तो अब बात करते हैं आयत की। देखिएगा आयत की बात करते हैं, जिससे आप कहते हैं क्या, रेक्टेंगल। बच्चे से सीखते आए। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अगर बच्चे में हम भाषा क्या सीखते हैं, परिभाषा तो हम सीखते थे क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक को 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ये तो छोटी मोटी भाषा में हो गई थी। अब इसे थोड़ा सा हम लोग क्या हो गए भाई, 9th क्लास में हैं, और 9th क्लास से बच्चे के 1-2 वाली कहानी के लिए तो वो तो थोड़ा दिक्कत है ना। ऐसे में बच्चे वाली कहानी भी ले देती हूँ। वह चतुर्भुज आयत की वह चतुर्भुज जिनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो, और आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब कि इसका आगे का भुजा ये और इसका आगे भुजा वो, इसमें बराबर होता है। ठीक है, बराबर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आयत क्या लिखते हैं, वह समानांतर चतुर्भुज
सामने का भुजा बराबर या। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वह समानांतर चतुर्भुज। देखिएगा भाषा वही निकलेगा, सब चीज अर्थ वही निकलेगा। वह समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वह समानांतर चतुर्भुज जिनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण, जिनमें एक कोण भी लिखेंगे आप 90 डिग्री तो अपना बन जाएगा वो। देखिएगा वह समानांतर चतुर्भुज जिनमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे देखिए जो आपको एक टेबल में लिखना पड़ा वो मैंने सटका के बहुत छोटे से वर्ड में कर दिया है क्या, लेकिन आपको समझना होगा। आयत वह समानांतर चतुर्भुज है जिनमें एक कोण ही 90 डिग्री हो तो हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए मैं एक बनाती हूँ समानांतर चतुर्भुज, यहाँ पे मान लो ABCD, ठीक है। अब ABCD मैंने एक लिया है, एक समानांतर चतुर्भुज है। जैसे मैंने बोला समानांतर चतुर्भुज, आपको समझना होगा कि AB समानांतर है CD का एंड AD समानांतर है BC का, ठीक है। और मैं बोलती हूँ उनमें एक कोण समकोण है, कहने का मतलब मैं मानता हूँ कि ये 90 डिग्री है। अब बात करते हैं क्या, जब ये 90 डिग्री है भाई तो ध्यान से देखना, मैंने बोला AB समानांतर है CD का और ये आपका मान लो कि तिर्यक छेदी मतलब कि ये जो है आपका तिर्यक रेखा बन गया AD। तो आपको पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मान लो ये x है तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर भी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये बराबर आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो गया। फिर देखो वही कहानी मैं करती हूँ। अब मैं बोलती हूँ क्या, देखिएगा ध्यान से, AD, ये AD समानांतर है BC का, AD समानांतर है BC का, ठीक है। जब ये AD समानांतर है BC का, जब AD समानांतर है BC का एंड ये आपका जो होता है BC तिर्यक रेखा बन गया, ये देखिएगा समानांतर ये तिर्यक रेखा बन गया तो एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, ये 90 डिग्री, फिर से ये 90 180 हो जाएगा। फिर से इधर की बात करें तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो कहने का क्या मतलब निकला आपका, निकला कि आयत में जो होते हैं प्रत्येक कोण, आयत के जो होते हैं वो प्रत्येक कोण जो होते कितने होते हैं, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये बात इसमें थी। और यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज की जो सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। चलिए तो ये बात समझ में आ गई। तो आपका ये 3 खत्म होता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो आगे का है, वो आगे क्या है आपका समचतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। और है एक बात थोड़ा सा देख लीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज को आपको अगर आपको दर्शाना है तो आप इसे 2 लाइन समानांतर का खींच दीजिए और GN मतलब पैरेललोग्राम लिख के क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और हम चल रहे थे चतुर्भुज का, मैंने एक चीज़ छूट गया, चतुर्भुज का अगर आपसे पूछे तो चतुर्भुज ABCD भी लिख के आप उसे छोड़ सकते, ठीक है। अब हम अपना आगे की ओर बढ़ते भाई, थोड़ा सा छूट गया था ये बात, तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं चाल नंबर 4 में है आपका क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, पहली बात तो यही क्वेश्चन उठता है। तो समचतुर्भुज होता है एक ऐसा ही समानांतर चतुर्भुज लेंगे जिनमें, अब मैं जो बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा, जिनमें कलमागत भुजा बराबर हो। अब क्या मैंने बोल दिया भाई, देखो समचतुर्भुज वह समानांतर चतुर्भुज जिनमें कलमागत भुजा जिनमें प्रत्येक कलमागत भुजा लिख लीजिएगा, जिनमें या फिर कलमागत भुजा लिखेंगे तो भी बात हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक कलमागत भुजा क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, समचतुर्भुज की बात की थी। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज में वह समानांतर चतुर्भुज ही लेता हूँ। चलो ये मान लो समानांतर चतुर्भुज ये लिए, ठीक है। ये ए बी सी डी की बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बात किया क्या कि समानांतर चतुर्भुज लिया, कहने का मतलब है कि ए बी समानांतर है सी डी और ए डी समानांतर है बी सी का, ठीक है। अब बोला क्या, अब जब समानांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख भुजा, तो आपको मैंने बोला आयत से कि यहाँ पे बराबर होती है, तो सम्मुख भुजा कहने का मतलब ए डी बराबर होगा बी सी का एंड ए बी बराबर होगा सी डी का। लेकिन आपको कहता है कि परिभाषा से कि इनके प्रत्येक क्रमागत भुजा। अब क्रमागत भुजा कहने का मतलब आप बताइए क्या होता है। तो क्रमागत भुजा वे दो भुजा चतुर्भुज की जो एक अंत बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए डी और डी सी। कहने का मतलब डिफिनीशन से अगर देखा जाए, परिभाषा से आपका कहता है, परिभाषा से कि ए डी बराबर है डी सी का। जब ए डी बराबर है डी सी का और डी सी बराबर है आपका ए बी का, और ए डी जो मैंने बात की थी ये बराबर है आपका भुजा बी सी का, सम्मुख भुजा का, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है भाई, क्या होता है, एक तो बन गया चारों भुजा इसकी बराबर हो गई, और ये आपका समांतर चतुर्भुज था। तो स्पेशल चतुर्भुज आ रही है ना आपके लिए, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट बात होती है वो होती है स्क्वायर। तो थोड़ा सा जगह जगह देख लेता हूँ भाई, कहाँ बताऊँ, चलो कहीं नहीं भाई, जगह बहुत है, इसको हटा देती हूँ। ये आपके मैंने स्पेशल लिखा था आपके लिए बच्चे की कहानी, तो उसको भी परिभाषा को हमने छोटे में कर लिया था। तो अब जो बताने वाले वो होता है हमारा वर्ग। तो वर्ग देखते भाई, देखिएगा बात होती है वर्ग की, बच्चे में सब पढ़े। वर्ग किसे कहते हैं, तो चार भुजा से गिली मतलब कि वह चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और जिसके चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, यही ना पढ़े थे। हाँ, हम उसी भाग को लिखेंगे, बट थोड़ा सा ये जो हमने पढ़ा था क्रमागत जो भी समानांतर, इस सब कुछ जोड़ जाल के, ठीक है। तो देखिए वर्ग किसे कहते हैं, वह समानांतर चतुर्भुज, वह समानांतर चतुर्भुज, वह समानांतर चतुर्भुज, वह समानांतर चतुर्भुज जिनमें देखिएगा ध्यान से, क्रमागत भुजा बराबर हो, भुजा बराबर और एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो। अब देखिएगा भाषा से आपका निकल गया, मैंने कहाँ बोला था एक कोण समकोण हो, वो आयत में बोला था। जब एक कोण मैंने समकोण किया तो चारों कोण समकोण हो गया था, समानांतर चतुर्भुज लेके चला था। इसका मतलब है चतुर्भुज वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते। देन मैंने भुजा की क्रमागत भुजा बराबर, जब मैंने एक क्रमागत भुजा को बराबर किया था समूह चतुर्भुज में, तो आपके चारों भुजा बराबर हो गया था। कहने का मतलब अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ये आपका पिक्चर भी मैं बना देती हूँ। प्रत्येक को 90 डिग्री, देखिएगा ध्यान से, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और ए बी सी डी, ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है सी डी का, सी डी बराबर है डी ए का। और बड़ा पिक्चर लेना है तो बड़ा पिक्चर भी ले लो भाई, टेंशन भी नॉट, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये थे आपके कुछ स्पेशल चतुर्भुज, मतलब कि कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज की कहानी। तो और ये सब आपको दिखा हुआ क्या, हमने जो लेके चला बस समलंब में समानांतर एक भुजा के सम्मुख भुजा के युग्म किया था, और बट आगे सब जो किया था सभी समानांतर चतुर्भुज पे लेके चला था, जो कि आपके चैप्टर के भी नाम था। मैं लिंक करके इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको याद लगे, ये ना लगे कि आप कुछ नए पढ़ लें, ठीक है। बच्चे की कहानी से जोड़ के पढ़िए, आपको सब याद लगेगा। तो अब जो करने वाले हैं, अब थोड़ा सा जो करेंगे समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण, और वो हम खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, तो आप इस सबको उतार लिए तो उतार लीजिए, नहीं तो नहीं उतारें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बाद में उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो हम करने वाले हैं ना, वो कुछ होगा समानांतर चतुर्भुज के गुण, जो कि हमने यहीं पे पढ़ा था, इसी समय पढ़े, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, इसको भी हटा ही देती हूँ, इसको लगे क्या पता। और इसको थोड़ा सा रहने देती हूँ, ये वर्ग था आपका
स्क्वायर। देखिएगा, अब बात होती है समानांतर चतुर्भुज की। समानांतर चतुर्भुज की गुण। अब देखिएगा, एक हम समानांतर चतुर्भुज के गुण में थोड़ा सा भी हम जान लेते, ठीक है। आगे मैं उस बात को प्रूव भी कर लूँगी, मतलब ये कब परिमेय बन जाएगा। समानांतर चतुर्भुज तो मैं पहले एक पिक्चर बना देती हूँ आपके लिए। ये लो, मैंने आपके लिए पिक्चर बना दी। ये मैंने आपका पिक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसके जो विकर्ण होते हैं ना, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते। चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते। चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं। टेंशन भाई मत लीजिए, मैं बोल रही हूँ कि मैं इसको प्रूव कर लूँगी, ठीक है। ये तो बोलेंगे तो मैं अभी बता दूंगा। इसी पिक्चर में थोड़ा सा भी आपको हिंट दे देती हूँ, आगे मैं जो होता है उसका पल मैं लेके आऊँगी, टेंशन मत लीजिए। देखिएगा, बात होती है समानांतर चतुर्भुज, तो भाई ये एकांतर कोण से आपके ये कोण बराबर ये कोण बन गए। फिर देखिएगा, ये भी ये और ये समानांतर है, कहने का मतलब आपका ये कोण जो है बराबर ये कोण हो गया। तो देखिए, तो हो तो गया भाई ए, ये आपका भुजा हो गया एस, ए से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो अभी थोड़ा सा झलक दे रही हूँ, आगे मैं इसको सिद्ध कर लूँगी फिलहाल के, टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात करते हैं क्या, जब आपको ये बात देखिएगा, जब ये आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम हो ही गए हैं, तो इसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इसी त्रिभुज में लेती हूँ, मैं फिर से कर ही देती हूँ, आपका क्लियरली हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं क्या, ए डी सी, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपका ए बी सी में आपका कोण जो था और ये जो था, थोड़ा सा भी देख लीजिए, मैं बोल रही हूँ बाद में बताऊँगी फिर से। ये जो कोण था ये बराबर आपका इस त्रिभुज में बन गया था, ये कोण मतलब ए सी डी। देन उसके पश्चात की बात करते हैं, ये इस त्रिभुज में ये कोण, कहने का मतलब कोण नहीं, पहले भुजा डाल देती हूँ। भुजा ए सी जो था दोनों में है ए सी। देन आपका ये कोण, कहने का मतलब कोण बी सी ए इज इक्वल टू कोण किसका, सी ए डी का। तो त्रिभुज जो था आपका, त्रिभुज दिखेगा, नाम अच्छे से करना है, ए बी सी, ये सर्वांगसम होगा। अब देखिएगा, ए बी सी सर्वांगसम, अब किसके सर्वांगसम हुआ, तो ध्यान से देखना कोण कैसे बैठाए थे। जब इस त्रिभुज का कोण ए पे गए थे, ये कि त्रिभुज के कोण सी के बराबर था, कहने का मतलब त्रिभुज सी बी का पता नहीं चला तो रहने दीजिए डैश को छोड़ के। देन ये कोण जो था इस त्रिभुज के लिए, मतलब कि सॉरी इसमें देख ले बैठाए हुए, तो इस त्रिभुज के लिए जो सी कोण था वो हमारे यहाँ पे ए के बराबर है, यहाँ पे ए। तो बाकी बच्चा कौन सा भुजा, ध्यान से देखिए, सी ए तो हो गया, बाकी बचा आपके डी। तो कहने का मतलब क्या होता है, इसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे भुजा ए बी इस त्रिभुज के लिए, ए बी बराबर हो जाएगा किसका, इस त्रिभुज के लिए। देखिएगा ए बी, तो यहाँ पे ये दोनों सी डी सी पी टी सी टी से। फिर देखिएगा सम्मुख भुजा बराबर हो गया। इसी प्रकार ये भुजा बराबर ये भुजा, कहने का मतलब बी सी बराबर ये आपका ए डी हो जाएगा। उसके पश्चात ये कोण बराबर ये कोण, कहने का मतलब ये कोण बराबर ये कोण बी बराबर कोण डी हो जाएंगे। फिर देखिएगा ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण, इस दोनों का योग जो हो जाएगा तो आपस में तो बराबर ही हो जाएगा, मतलब कोण ए बराबर कोण सी। तो यही बात मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और बट मैं इसको थोड़ा सा भी झलक दिखाई हूँ। आगे जो है मैं इसका उल्टा सुल्टा सब मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पहले इसका जो हम समांतर चतुर्भुज जितना पढ़े थे ना भाई, उसी से मैंने सोचा कि इसके गुण के बारे में हम लोग खुद से अपने से करते, ठीक है। बुक में तो पढ़ ही लिया होगा, मैंने तो बोला ही था। इसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तीसरा, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चौथी बात,
जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये 4 गुण हैं आपके तो ये चारों गुण आपके बुक में थे और मैंने आपको खुद से भी करवा दिया है। तो अब जो होता है ये जो आपके ये जो आपके गुण बने, अब इसको हम अगले क्लास में क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, या ये आपका बन जाएगा पलमय। इसका उल्टा भी सुल्टा भी सभी करेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको जो होते हैं इसका पलमय कराऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।